Assalamu alaikum dear students. The topic we are going to discuss today is atmospheric pressure. ठीक है. अब एटमॉस्फेरिक का वर्ड बेसिकली एटमॉस्फेयर से निकला है. ठीक है. और हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसका सबसे मेन कंपोनेंट है एयर. तो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट एयर प्रेशर ओवर हेयर. ठीक है. तो वी कैन से दैट अबव आर अर्थ सरफेस देयर इज़ अ फ्यू 100 किलोमीटर्स ऑफ एयर कॉलम. ठीक है. हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में फ्यू 100 किलोमीटर्स तक एयर का ब्लैंकेट मौजूद है. ठीक है. और एयर को ऑल द टाइम अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है. ठीक है. तो हर वो चीज़ जिसके ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल पुल लगाता है या जिसको अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है. तो वो एयर का वेट जो अर्थ पे एग्जर्ट होता है ऑन एनी एरिया ऑन यूनिट एरिया दैट इज़ बेसिकली नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. तो इसलिए इसकी जो हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे वो है द वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज प्रेशर नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. रिलेशन इसके लिए वही है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए वाला. जैसे आपके पास जो रिलेशन होता है वो है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए. यहाँ पे फोर्स इज बेसिकली द वेट ऑफ एयर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एयर हैज़ वेट सो दैट्स वाई इधर हम लिखेंगे वेट ऑफ एयर और यहाँ पे एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये हमारे पास इसका रिलेशन हो गया. उसके बाद यूनिट को देख लेते हैं. यूनिट हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के नाम से होता है जिसकी एब्रीविएशन है स्मॉल ए स्मॉल टी एंड स्मॉल एम यानी ATM. तो एक ATM बेसिकली 101300 पैस्कल के इक्वल है एट सी लेवल और 100,000 या 100 किलो पैस्कल के इक्वल है ऑन ग्राउंड लेवल. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम ATM का यूनिट इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बैरोमीटर या मरकरी बैरोमीटर, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए मरकरी इस्तेमाल किया जाता है इन द बैरोमीटर. बैरोमीटर की फिगर यहाँ पे दिखाई गई है. इसमें हमारे पास एक लॉन्ग 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है और ट्यूब की वन साइड जो है वो ओपन है, एक साइड जो है वो क्लोज्ड है. और उसके अलावा मरकरी जो है वो एक ट्रफ में, ये ट्रफ यहाँ पे बना हुआ है, इसमें मरकरी का एक लेवल मेंटेन किया जाता है और इस ट्यूब को इन्वर्ट किया जाता है ऑन दिस मरकरी ट्रफ. ठीक है. तो अब होता क्या है कि एटमॉस्फेयर या एयर प्रेशर जो है वो बाहर सारी डायरेक्शंस में लगता है और अंदर जो है वो ट्यूब में भी प्रेशर एक मेंटेन्ड होता है. ठीक है, लिक्विड का. तो जब वो मरकरी अंदर ट्यूब से फॉल करते करते एक पॉइंट पे आके रुक जाता है तो फिर उस मरकरी के लेवल को मीटर रूल के थ्रू मेजर किया जाता है, जिसको हम 760 मिलीमीटर मरकरी या 0.76 मीटर भी कह सकते हैं. यानी जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है वो अगर मीटर में लिखी जाए तो वो 0.76 मीटर आती है. ठीक है. और अगर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लिखी जाए तो 760 मिलीमीटर है. और जो डेंसिटी है मरकरी की वो 13.50 या 13.60 भी इसको कहा जा सकता है. ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू 13.60 है. और अगर इसको हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखें तो वो होता है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और जी की वैल्यू तो कंफर्म नोन होती है, दैट इज़ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप इस फार्मूला में पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 101325 पैस्कल यानी जो सी लेवल पे हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है उसके राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यू आएगी. तो यहाँ से इस तरीके से हम डिफरेंट लेवल्स पे इस फार्मूला को और मरकरी बैरोमीटर को यूज़ करके प्रेशर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं. इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रेलेवेंट, जिनमें एक ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारे हर डायरेक्शन में हर जगह पे एयर मौजूद है. ठीक है. इस वजह से हम ये कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन एंड इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टू अ रीजन ऑफ लो. यानी अगर दो बॉडीज़ हैं और एक बॉडी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है यानी एयर का प्रेशर ज़्यादा है, दूसरी में कम है, तो हमेशा ज़्यादा प्रेशर से वो फ्लो करता है प्रेशर टूवर्ड द बॉडी एट लो pressure. Now by a simple activity we will prove that atmosphere exerts pressure in all directions and always flows from a region of high to low.
अब यहाँ पर इस एक्टिविटी में जो अपरेटस है, जो मटेरियल हमें चाहिए, एक ग्लास को आपने लेना है। इनिशियली ग्लास को फिलअप करना है विद वाटर, ठीक है, अप टू द ब्रिम, सही। और उसके बाद इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखना है आपने, पेपर को स्क्वायर शेप में काट के, और पेपर को प्रेस करना है विद हाई प्रेशर ऑन द ग्लास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये वाली होगी जिसमें आप इस पूरे अपरेटस को इन्वर्ट करेंगे, मतलब ग्लास को आप अपसाइड डाउन कर देंगे। तो जब आप अपसाइड डाउन करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो कार्डबोर्ड है वो फॉल नहीं करेगा, यानी ग्लास में से वाटर नीचे नहीं गिरेगा और कार्डबोर्ड वहीं का वहीं ग्लास के साथ चिपका रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी क्या रीज़न है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि जब हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड के ऊपर से फोर्स लगाई या प्रेशर एग्जर्ट किया ऑन द ग्लास फिल्ड विद वाटर, तो बेसिकली हमने ग्लास के अंदर प्रेशर को लो कर दिया, ठीक है। ग्लास के अंदर एयर का प्रेशर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, कम हो गया, जबकि बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करी थी सारे डायरेक्शंस में, ठीक है, और वो वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर का हाई था। चूँकि इट इज़ एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन एंड इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टू अ लो, तो यहाँ से हाई रीजन से लो रीजन की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब जाएगा तो हाई प्रेशर के साथ जो कार्डबोर्ड है वो स्टिक रहेगा विद द ग्लास, तो पानी जो है वो फॉल नहीं करेगा एंड इट विल रिमेन स्टिक टू द ग्लास फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। जैसे यहाँ पर अगर आप इस ऊपर वाली फिगर में देखें तो अ बॉय इज़ यूजिंग अ स्ट्रॉ टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इस स्ट्रॉ के थ्रू सक किया जाएगा पानी को तो जो एयर स्ट्रॉ के अंदर होगी वो रिमूव हो जाएगी। जब वो एयर स्ट्रॉ के अंदर वाली एयर रिमूव हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इनसाइड द स्ट्रॉ एयर प्रेशर इज़ वेरी लो and the higher atmosphere from all the directions will be exerted on the glass, ठीक है, and on the water। चूँकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई जोन से हमेशा लो की तरफ फ्लो करता है, तो इट विल फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टू लो, तो वो ईजीली हाई से लो की तरफ जाते हुए वाटर विल बी सक्ड अप इन द स्ट्रॉ एंड कैन बी ड्रंक वेरी इजीली। नेक्स्ट हमारे पास है सकर हुक, सेकेंड वाली अगर आप फिगर में देखें तो अब सकर हुक में क्या है कि इनिशियली एक स्मूथ सरफेस के साथ जब इसको अटैच किया जाता है तो इसको प्रेस किया जाता है बहुत ज़ोर से, और प्रेस करने के बाद जब छोड़ा जाता है तो इट रिमेन स्टक विद दैट स्मूथ सरफेस और विद द वॉल। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर जो इधर इस पॉइंट पे जो एयर है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फोर्स किया जाता है कि वो बाहर निकले। जब वो बाहर निकलेगी तो इनसाइड प्रेशर लो हो गया, यानी इस पॉइंट पर प्रेशर जो है वो बहुत कम है, जबकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सारी डायरेक्शन से लग रहा है और वो ज़्यादा है। और प्रेशर हमेशा हाई रीजन से लो रीजन की तरफ जाता है, यानी वो बाहर से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जब बाहर से अंदर जाने की कोशिश करेगा विद अ हाई प्रेशर तो द सकर विल रिमेन अटैच टू द वॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिरिंज को जब फिलअप करना है हमने वाटर के साथ, एक बीकर में हमने पानी लिया और जो सिरिंज है उसके नीडल को हमने डिप किया इन द वाटर। तो जैसे ही आप पिस्टन को बैकवर्ड मूव करते हैं इन ऑर्डर टू फिल द सिरिंज, तो पिस्टन को बैकवर्ड करके हम इस पूरे कॉलम को इनिशियली एयर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इधर इस पूरे कॉलम में इनिशियली प्रेशर लो था, बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा था। हमें ये पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई टू लो फ्लो करता है, तो वो यहाँ से फ्लो करके इसके अंदर फिलअप हो जाएगा और विद इन 1 or 2 सेकेंड द सिरिंज विल बी फिल्ड विद वाटर। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड अप द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल डिक्रीज and the atmospheric pressure outside pushes the liquid up into the syringe, because it is very clear that atmospheric pressure always flows from a region of high to a region of low। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी कैसे करता है विद एल्टीट्यूड और विद हाइट, यानी जैसे जैसे आप सी लेवल से दूर जाते जाते हैं। सी लेवल पे हमने ये देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू थी 101,300 पास्कल, फिर ग्राउंड लेवल पर वो हो गई 100,000 पास्कल,
फिर जैसे ही आप अर्थ के सी लेवल से 5 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फॉल करता है अप टू 55,000 पास्कल। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि वेरी करता है? तो इसमें अगर आप ये देखें इस फिगर में, तो इसमें डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ्स बताई गई हैं, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर डिफरेंट जो लेयर्स हैं हमारे पास एयर की वो बताई गई हैं, जिनमें सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि प्रेशर हाई से लेस पे जा रहा है, यानी वेट ऑफ द एयर अबव ट्रोपोस्फेयर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेट ऑफ एयर अबव स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसकी रीज़न ये है कि एयर का वेट जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो वेट अर्थ के लेयर्स जब ज़्यादा ऊपर आती जाती हैं तो वो वेट कम होता जाता है हाइट के साथ साथ, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर के अबव जो एयर है उसका वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द वेट ऑफ द एयर अबव स्ट्रोपोस्फेयर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर पे जो एयर का वेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेट ऑफ द एयर एट द अबव मीजोस्फेयर। तो ये क्यों है, वेट ऑफ द एयर एयर के सरफेस के करीब वाली लेयर से ऊपर जाने तक कम क्यों हो रहा है? इसकी रीज़न ये है कि लेट सपोज हम ये कहते हैं कि ये अर्थ का रेडियस है और अर्थ का रेडियस हम कैपिटल आर के साथ जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इस रेडियस के साथ आगे ऊपर फ्यू 100 किलोमीटर्स तक एयर का ब्लैंकेट है, तो जब हम अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हैं, बॉडी किसी भी हाइट पर है, तो ये एक फैक्टर होगा R+H जो कि डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। ठीक है, जितना अर्थ के सेंटर से या अर्थ के सरफेस से बॉडी ज़्यादा हाइट पर होगी उतनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल जो बॉडी पे लगेगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब ग्रेविटी का इफेक्ट या ग्रेविटेशनल पुल कम होगी तो W = mg होता है वेट का फॉर्मूला। मैस हमारे पास होता है कांस्टेंट, तो पीछे रह गई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो W वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो अगर G की वैल्यू कम होगी तो वेट ऑफ एयर भी कम होगा, जिसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक या एयर क्यों प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। तो जब वेट उसका कम हो गया यानी ग्रेविटेशनल पुल उस पर जो लग रही थी वो कम हो गई, तो डेफिनेटली वेट भी कम हो जाएगा एज वी आर गोइंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हो गई इसका पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि एयर लेस डेंस होती जाती है जैसे जैसे हम अर्थ के करीब की सरफेस से दूर जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर की डेंसिटी कम होती जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। जब हाइट पे गए तो डेंसिटी कम हुई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो गया। जब सी लेवल तक आए, अर्थ के सरफेस के करीब वाली लेयर्स के आए, तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा हो गया। तो ये दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये कि हाइट पे या एल्टीट्यूड पे जाते ही बॉडी का जो एयर का वेट होता है वो कम होता जाता है, तो जो प्रेशर वो एग्जर्ट करती है वो भी कम होता जाती है। इसी तरह बिल्कुल डेंसिटी भी एयर लेस डेंस होती जाती है जैसे जैसे हम अर्थ की लेयर्स में ऊपर जाते जाते हैं, हाइट की तरफ जाते रहते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डेफिनेटली फिर कम होता जाता है। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर अल्टीमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वेरिएशन की वजह से वर्क करता है। बेसिकली एक कैलिब्रेटेड बैरोमीटर होता है। चूँकि हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है विद एल्टीट्यूड, तो हाइट पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी कर रहा होता है तो ये इंस्ट्रूमेंट उसकी वेरिएशन की वजह से हाइट के बारे में बताता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, माउंटेन क्लाइंबर्स इसको यूज़ करते हैं, हाइकर्स चूँकि हाइट पे क्लाइंबिंग करते हुए हाइट के बारे में पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है फिगर में, सील्ड एनेरॉइड सेल है। जब प्रेशर लेस होता है तो ये एक्सपैंड करता है, जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये एनेरॉइड सेल
कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है एनेरॉइड सेल, तो यहाँ पर इस नीडल के साथ सिस्टम ऑफ लिवर्स और गियर्स होता है। जब लेट सपोज अगर प्रेशर कम है, ठीक है, प्रेशर फॉल कर रहा है, आप बॉडी हाइट पे जा रही है, अब हाइट के बारे में पता लगाना है, तो प्रेशर के कम होने की वजह से ये सेल एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड होने की वजह से इसके साथ जो नीडल लगी हुई है उसमें कुछ सिस्टम ऑफ गियर्स हैं, उन गियर्स की वजह से वो नीडल यहाँ पे ऊपर मूव करेगी और ये बताएगी कि कितनी हाइट पे बॉडी मौजूद है, ठीक है। और बिल्कुल इसी के उलट होगा, मतलब वाइस वर्सा होगा व्हेन एवर द बॉडी इज़ मूविंग एट अ लोअर एल्टीट्यूड। जब नीचे आएगी बॉडी तो डेफिनेटली प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये जो एनेरॉइड सेल है इट विल कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो नीडल यहाँ पर है ये लो की तरफ इंडिकेट करेगी। ओके यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हमने जहन में रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज़ होता है। अगर तो वेदर फाइन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 105 किलो पैस्कल तक राइज कर सकता है, ठीक है। और अगर हमारे पास वेदर इतना फाइन नहीं है, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल फॉल्स टू लो, मतलब फ़ौरन वो फॉल करेगा अप टू 92 किलो पैस्कल और 92,000 पैस्कल, तो हम ये कहेंगे कि देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू।